हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोहित धीमान मैथ्स एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका टीचर रोहित धीमान और चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी कक्षा 11 के अध्याय 19 सीधी रेखाओं और सरल वक्रों का आलेखन करना की प्रश्नावली 19.1 यानी 19.1 और इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो पहले मैंने बना दिया है और अपलोड कर दिया था। उसमें मैंने इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न आपको कराए थे। 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर दिए थे। तो बताइए, क्या आप प्रश्न 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों के ग्राफ खींच चुके हैं? अगर नहीं तो मैं आपको 11 से लेकर 15 तक के प्रश्नों के ग्राफ अब खिंचवाऊंगा। आपने अगर खींच लिए हैं तो मैच कीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है, और अगर आपसे नहीं खींच पाए हैं तो चलिए सीखिए कैसे खींचने थे। प्रश्न 11 में 2 समीकरणें जो दी गई हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हम x और y के कम से कम दो मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, अर्थात हम इन दोनों समीकरणों के कम से कम दो हल ज्ञात करेंगे। और ज्ञात करने का तरीका बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। अगर आपको हार्ड लगता भी होगा तो ध्यान से समझना, आज के बाद एकदम सिंपल हो जाएगा। इस समीकरण में अगर मैं x का मान 0 भर दूं पहले ही, तो देखो ये जो टर्म है ये तो 0 बन गया पूरा, क्योंकि x का मान 0 रख दिया आपने। फिर +1/3y है और बराबर में 2 है। इसको आप चाहे लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये जो y के साथ 3 है ये बटे में है, इसको मैं राइट हैंड साइड में पहुंचाना चाहता हूं। तो जो यहाँ पर भाग में होता है राइट हैंड साइड में जाकर गुणा हो जाता है, तो y का मान 6 आ जाएगा। ओके, अब मैं y के मान को पहले ही 0 भर देता हूँ, तो यहाँ 1/2x तो एज इट इज रहेगा। ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि हमने यहाँ y के स्थान पर 0 रख दिया, अर्थात हम 1/3 में 0 से गुणा कर रहे हैं, और बराबर 2 हो जाएगा। अब ये वाला 2 इधर गुणा में जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना। तो यहाँ भर दिया हमने 4। इसके हमें मिनिमम 2 हल मिल गए हैं, इन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं। यहाँ अगर मैं x की वैल्यू को 0 भर देता हूँ तो ये वाला टर्म तो हट गया भैया, y बराबर बच गया 1। और अगर मैं यहाँ x की जगह पर 1 भर देता हूँ, यहाँ 1 भर दिया तो 1 प्लस 1 कितने हो गए भैया? 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब हम अगर देखें, हमारी टेबल में सभी वैल्यू पॉजिटिव हैं, निगेटिव कोई नहीं आया, तो इसका मतलब हम जो यहाँ ग्राफ बनाएंगे उसको केवल L प्रकार का बनाने से ही काम चल जाएगा। उसमें चारों चतुर्थांश दिखाने अनिवार्य नहीं होंगे। देखिए, यहाँ मैंने ग्राफ पेपर लिया है और इस पर मैंने एक्सेस बना दी हैं। ये होती है x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, और ये y डैश अक्ष। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यूज़ देखें ज़रा। मैक्सिमम वैल्यू x की 4 है, y की 6 है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है। हम दोनों अक्षों पर 6 तक नंबरिंग करेंगे। ये जो एक खाना है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब बिंदु देखिए, जो टेबल पहली समीकरण के लिए बनी हुई है उसका पहला बिंदु 0 6 है। x एक्स पर 0 और y अक्ष पर 6। यहाँ देखिएगा ज़रा, x एक्स पर 0 तो यहाँ होता है, यहाँ 0 0 होता है मूल बिंदु।
एक्स एक्स पर 0 यहाँ है और वाई एक्स पर क्या है 6 है, वो यहाँ पर है। तो ये बिंदु हो गया 0 6। ओके, समझ आया ना। दूसरा है 4 0, एक्स एक्स पर 4 वाई एक्स पर 0। तो देखिए एक्स एक्स पर 4 तो ये रहा और वाई एक्स पर 0 का मतलब है ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो ये बिंदु है 4 0। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक सरल रेखा खींच देंगे। ये हमने सरल रेखा खींच दी। अब जो दूसरी सरल रेखा है उसके बिंदु देखते हैं। ये है बिंदु यहाँ पर 0 1। 0 का मतलब है ना इधर जाना ना उधर जाना, x बराबर 0 का मतलब, और 1 का मतलब y के वैल्यू 1 का मतलब है यहाँ वाई एक्स पर आना है और ये वैल्यू है 0 1। ओके, और दूसरा है 1 2। 1 2 का मतलब है कि x अक्ष पर 1 तक जाकर जो लाइन हमें ऊपर जाती मिलेगी उस पर चलना है और 2 पर जाकर रुक जाना है, 1 2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों रेखाओं पर इनके समीकरण लिख देते हैं। इसका समीकरण तो है y बराबर x प्लस 1 और इसका समीकरण क्या था 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ओके, अब हमें इनके अभीष्ट हल देखने हैं क्योंकि आलेख खींचकर हमें हल ज्ञात करने को बोला गया था। तो हम देखिए ये दोनों समीकरण एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं और यहाँ पर अगर हम देखें x का मान कितना है, ये लाइन 2 वाली जा रही है ऊपर, x का मान 2 है और y का मान 3 है। तो ये 2,3 इसका अभीष्ट हल है। ये हम इसके नीचे लिख देते हैं ग्राफ के, या फिर यहीं पर हम लिख दें अभीष्ट हल। और आपने यहाँ जहाँ इक्वेशंस सोल्व की थी, इनके दो हल ज्ञात किए थे, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं जाकर अपनी नोटबुक में अभीष्ट हल 2,3। ओके, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन में ये 2 समीकरणें हैं और आप इस पहली समीकरण को अगर देखें इसमें x कोऑर्डिनेट नहीं है, इसका मतलब ये एक सरल रेखा का समीकरण है। हम इसको परिवर्तित करके ऐसे लिख सकते हैं, अथवा y बराबर इस 4 का पक्षांतरण कर दे तो ये -4 हो जाए और यही वैल्यू है, यही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तब y का वैल्यू क्या मिलेगा। देखो अगर x का वैल्यू आपने 0 लिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और बचेगा क्या -2, तो y का मान आ जाएगा -2। और जब आप x का वैल्यू 1 ले रहे हो तब y का वैल्यू कितना आ रहा है। देखो अगर आपने यहाँ 1 रखा तो 3 एकम 3 हो जाएंगे और उसमें से 2 घटेंगे तो 1 बच जाएगा। तो ये हमें बिंदु मिल गए। अब हमें इनसे ग्राफ खींचना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं x का तो कोई वैल्यू हमने ऋणात्मक नहीं लिया, x का कोई वैल्यू ऋणात्मक नहीं है, जबकि y के वैल्यू ऋणात्मक आ रहे हैं। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ पर ऋणात्मक x अक्ष को खींचना आवश्यक नहीं है, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन ऋणात्मक y अक्ष हमें खींचना पड़ेगा। नहीं समझे तो समझिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ इस तरह से हमें ग्राफ खींचना है जिसमें हमें ऋणात्मक एक्स एक्स को ले या ना ले तब भी हमारा काम चलेगा। देखिए ये मैंने एक्सिस खींच दी है, एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश,
ये y अक्ष है, धनात्मक y अक्ष, और ये ऋणात्मक y अक्ष है। ठीक है, नंबरिंग डालते हैं 1 2 3 4 5, 1 2, यहाँ -1 -2 -3 -4। बिंदु देखिए जो जो हमारे पास आए हैं उन बिंदुओं को ज़रा ध्यान से देखें। एक बिंदु आया था y बराबर -4, तो पहले ये वाली लाइन ड्रॉ कर दो y बराबर -4। देखिए कैसे ड्रॉ होगी। y अक्ष पर -4 ये है, और ये एक सरल रेखा है जो कि x अक्ष के समांतर होगी। तो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन खींची है ये लाइन है y बराबर -4। ओके, दूसरी समीकरण के बिंदु थे 0 -2 1 1। देखिए 0 -2, 0 तो यहाँ पर है और -2 ये रहा, तो 0 -2 1 1, x अक्ष पर भी 1 y अक्ष पर भी 1, ये बिंदु है 1, 1। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर लाइन ड्रॉ करते हैं। लीजिए लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें करना क्या पड़ेगा, देखो हमने वैसे तो यहाँ ऋणात्मक x एक्सिस बनाई नहीं थी, लेकिन अगर हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों लाइनें हैं ये इस तीसरे चतुर्थांश में मिल रही है, तो हमें यहाँ x एक्सिस पर भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ हमें लिख देना है -1 -2। ठीक है, इतने से काम चल जाएगा। अब अगर हम देखें, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु, और इसके कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें तो y अक्ष पर तो -4 आ रहा है, x अक्ष पर क्या है, x एक्सिस पर 2/3 आएगा, 2/3, 2/3। ठीक है, अब ये कैसे पता लग रहा है कि 2/3 है। देखो 2/3 जो है, अगर मैं 3 से 2 को भाग देता हूँ, ना चलने की 0 लगेगी, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे, 3 छंग 18। यानी ये छोटे छोटे जो बारीक बारीक खाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये 6 गिनने हैं हमें। अब यहाँ देखो, यहीं से गिन लेते हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6, और 6 से हल्का सा आगे होना चाहिए। छठा बिंदु, छठा पॉइंट ये है, इससे थोड़ा सा आगे है, इसका मतलब ये क्या है, 0.66 है, और इसको हम 2/3 भी कह सकते हैं, 2/3 भी कह सकते हैं, और यही हमारे इस प्रश्न का अभीष्ट हल हो गया। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न, उसका ग्राफ खींचते हैं। 13वें प्रश्न में जो समीकरणें दी गई हैं वो आपके सामने इस तरह से है। हम इसके 2 हल निकाल लेते हैं, और कैसे निकालेंगे, जब हम x का मान इसमें 0 ले रहे हैं, तो ये टर्म तो 0 हो गया, छिप गया, तो कौन सा बचा, y बराबर 5 बचा, तब y बराबर 5 आ जाएगा। और जब x बराबर आप यहाँ 1 ले रहे हो, तो यहाँ 2 एकम 2 हो गया, 2 में 5 जुड़ जाएगा, तो y का मान 7 आ जाएगा। समझ गए। यहाँ देखो, इस समीकरण को थोड़ा सा एडजस्ट करके ऐसे लिखते हैं, इस 2y को 10 में से घटा दो, 10 - 2y हो जाएगा, या छोड़िए, या अब हम मान लेते हैं, जब y का मान हम 0 ले रहे हैं, तब ये टर्म पूरा 0 हो जा रहा है, और x का मान 10 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको 0 लें तो 10 आ जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, ग्राफ बड़ा बनेगा, और ग्राफ हमें ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना है, ग्राफ पेपर पर भी वो एडजस्ट हो जाए, इस तरह से हमें नंबर्स लेने हैं। तो मैं यहाँ y का वैल्यू ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। ओके,
या फिर चलिए 4 ले लेते हैं, y का वैल्यू 4 ले लिया। जब y बराबर 4 तब x बराबर कितना आएगा, देखो ज़रा यहाँ 4 रख दो, 10 माइनस 2 गुना 4, 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 10 में से घटेंगे तो कितने बचेंगे 2, तो x का मान 2 आ जाएगा। और जब y का मान 3 ले लेता हूँ तब क्या होगा, देखो तब यहाँ 3 रखा जाएगा, तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, x का मान 4। अब चूंकि हम देख सकते हैं हमारे पास सभी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, तो हमें ग्राफ में केवल धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष ले लेनी है। धनात्मक एक्स अक्ष और धनात्मक वाई अक्ष लेकर केवल हम यहाँ ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ओके। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बिंदु देखिए जरा, पहला बिंदु इस समीकरण के लिए 0 5 है, 0 5 0 5 तो ये बिंदु हुआ। दूसरा बिंदु 1 7 है, 1 और 7, 1 वाली लाइन पकड़ लो और वाई अक्ष पर 7 पर जाकर रुक जाओ, ठीक है। दोनों बिंदु जो आए दोनों को मिलाकर लाइन ड्रॉ करो। दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं और लाइन ड्रॉ करता हूं। देखिए ये लाइन आ गई जो रेड पेन से मैंने खींची है। इस पर इसका समीकरण भी लिख दो, y बराबर 2x प्लस 5, ठीक है। पैमाना सब में 1 सेंटीमीटर रखना है, ओके। दूसरी समीकरण के लिए देखो 2 4, यहाँ इधर से इधर पहले एक्स एक्स फिर वाई एक्स, 2 4, तो बिंदु 2 4 कहाँ है, 2 वाली लाइन पर चलो, 4 पर जाकर रुको, ये बिंदु 2 4 है, ठीक है। दूसरा बिंदु 3 4, 3 वाली लाइन को पकड़ लो और 4 पर जाकर रुक जाओ, ये बिंदु है, सॉरी यहाँ पर होगा 3 4। दोनों को मिलाओ और लाइन खींचो। लीजिए हमने दोनों को मिलाकर लाइन खींच दी है। ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसका समीकरण है x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ मिस्टेक हो चुकी है ना, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर गलती हो चुकी है। ये लाइन हम नहीं खींचेंगे। हमारे पास जो पॉइंट था, ध्यान से अगर हम देखें 4 3 था, 4 3 ये वाला बिंदु है, ये वाली लाइन है 4, और कहाँ पर जाकर रुकनी है, 3 पर रुकनी है, ठीक है। ये होगी 4 3, ये मैंने उल्टा खींच डाला, अब की बार 3 4 लेकर खींच डाला, तो ये बिंदु है। इन दोनों को मिलाओ। अब लीजिए इन दोनों को मिलाते हैं, ये लाइन आनी चाहिए, ओके। 2 4 और 4 3, 2 4 4 3, ओके। अब हम देख रहे हैं ये दोनों लाइनें, ये वाली लाइन नहीं है, ये दोनों है। इसके ऊपर समीकरण लिख दो इसका, x प्लस 2y बराबर 10। हम देख पा रहे हैं दोनों लाइनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ये पॉइंट है भैया 0 5। क्या है, 0 5, तो अभीष्ट हल हो जाएगा 0 5 0 5। ये होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। 14वें प्रश्न में जो समीकरणें दी हुई हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इन समीकरणों को रीएडजस्ट कर लेते हैं।
इस समीकरण को मैं लिख सकता हूँ, देखो 5x को उधर ले जाओ, 3y बराबर 19 माइनस 5x आएगा। या फिर यहाँ से 3 को भी उधर ले जाऊँ तो y बराबर 19 माइनस 5x बटे 3 हो जाएगा। अब हमें इसके मिनिमम 2 हल ढूंढने हैं। देखो, जब मैं x का मान ले लेता हूँ 2, सोचा मैंने, सोचकर एडजस्ट किया, जब x बराबर लेते हैं 2 तब यहाँ x की जगह 2 रख देंगे तो y का मान आएगा 19 माइनस 5 दूनी 10 हो रहा है बटे में 3, 19 में से 10 घटे 9, 9 बटे 3, और 3 से 9 को काट देते हैं 3 बार। तो जब x बराबर 2 तब y बराबर आ रहा है 3। पहला हल तो ये आ गया। और जब मैं यहाँ पर x का मान रख लेता हूँ -1, तब देखो क्या होगा, तब y बराबर होगा 19 माइनस 5 गुणा -1 बटे 3, 19 माइनस माइनस प्लस 5 बटे 3, 19 और 5 24 बटे 3, 3 से इसको काट देता हूँ 8 बार, तो y बराबर आ रहा है कितना, 8 आ रहा है। दूसरा हल ये निकल गया। इसको रीएडजस्ट करते हैं। यहाँ देखो, इस 2y को उधर ले गया अगर मैं, ये प्लस का हो गया ना, और 12 को इधर लेकर आया तो 12 इधर आकर माइनस का बन गया। या यहाँ से y के साथ से 2 को भी हटा दूँ तो 9x माइनस 12 बटे 2 बन जाएगा कि नहीं। अब जब x का मान मैं 2 ले रहा हूँ तब y बराबर आ रहा है 9 गुणा 2 माइनस 12 बटे 2। 9 दूनी 18 होते हैं, 18 में से 12 घटकर 6 आता है बटे 2, और 2 से 6 को काटते हैं 3 बार, तो y बराबर आ रहा है 3। एक हल तो ये बन गया इसका। और जब x बराबर मैंने यहाँ लिया है 3, तब y बराबर हो रहा है 9 गुणा 3 माइनस 12 बटे 2। y बराबर 9 तिया 27 माइनस 12 बटे 2, 27 में से 12 घटाऊँ तो 15 आएगा। 15 को लिख सकते हैं 7.5, 7.5 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 7 सहित 1 बटे 2। तो y का मान आ गया 7 सहित 1 बटे 2। दूसरा हल इस समीकरण का ये निकल गया है। सारे के सारे हल पॉजिटिव हैं, केवल इसको छोड़कर। ठीक है, तो ग्राफ बनाते समय ध्यान रखना है। और इसका जो अभीष्ट हल है वो भी हमें नज़र आ गया। देखो 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है, तो अभीष्ट हल तो यही है, और दोनों हल पॉजिटिव है, इसलिए पहले चतुर्थांश में आएंगे। तो हमें एल प्रकार का ग्राफ बना लेना है। नहीं, लेकिन यहाँ x का मान -1 है, इसलिए ऋणात्मक x अक्ष भी बनानी पड़ेगी। देखिए, ग्राफ के लिए एक्सिस मैंने बना दी है। यहाँ ये मूल बिंदु 0 है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ऋणात्मक x अक्ष है। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखिएगा जरा, बिंदुओं पर ध्यान दो। पहला बिंदु आया था 2 3, और इसी समीकरण का दूसरा आया था -1 8। तो 2 3 कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु है 2 3। -1 इधर होगा, -1 वाली लाइन को पकड़कर चलो 8 पर रुको, -1 8 ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर दो। लीजिए, दोनों बिंदुओं को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। ये जो लाइन आई है इसका समीकरण था 5x + 3y बराबर 19। ओके, दूसरी जो समीकरण है उसका एक अभिष्ट बिंदु तो यही है, और दूसरा बिंदु है 3 और 7.5। 3 और 7.5, 3 वाली लाइन पर चलो, 7 यहाँ है, 7.5 यहाँ है, तो 3
7 सहित 1/2 यहाँ लिख देते हैं और इनको मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस तरह से अभीष्ट हल निकल जाएगा 2, 3, क्योंकि यही प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अभीष्ट हल हो गया है 2,3 और यही है हमारे इस प्रश्न 14 का आंसर। प्रश्न 15 में जो समीकरणें हैं वो कुछ इस तरह से दी हुई हैं, हम इनको रीएडजस्ट कर लेते हैं। इस समीकरण को मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 2y को यहीं रहने देता हूँ, 9 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, 3x को ले जाता हूँ, 9 माइनस का है प्लस का बन गया, 3x माइनस का था 3x प्लस का था माइनस का बन गया, या यहाँ से y का मान हो जाएगा 9 माइनस 3x/2। अब मुझे x के ऐसे मान सोचने हैं दो जिनको मैं यहाँ पे रखूँ और बदले में मुझे कोशिश करूँगा कि पूर्णांक मिल जाए, ठीक है, नहीं तो दशमलव वाली संख्या से भी काम चल जाता है। जब x का मान मैं 1 रख रहा हूँ तो y बराबर आ रहा है 9 माइनस 3 गुणा 1/2 आ रहा है कि नहीं। 9 में से 3 घटाओ 6 बचेंगे, 2 को काटो, 2 से काटो 6 को, 3 आ जाएंगे। तो जब x बराबर 1 है y बराबर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, एक हल निकल गया। और जब मैं यहाँ x का मान -1 रख रहा हूँ तब देखो y का मान हो रहा है 9 माइनस 3 गुणा -1/2, 9 माइनस माइनस प्लस 3/2, 9 और 3 12/2, 12/2 मतलब 6 आ जाएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। ओके, इसको देखो, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 2y को यहीं रखता हूँ, इस x को उधर लेकर जाता हूँ और इस 3 को भी उधर लेकर जाता हूँ। दोनों यहाँ पॉजिटिव थे, उधर जाकर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और y का मान आ जाएगा -x माइनस 3/2। जब मैं यहाँ x का मान 1 रख लूँ तब देखो ज़रा ध्यान से, y बराबर -1 माइनस 3/2, -1 और -3 -4 बन गए ना, -4 को 2 से भाग करूँ तो -2 आएगा, तो y बराबर -2 आ जाएगा। एक हल तो ये निकल गया। और जब x बराबर यहाँ मैं -1 रख लूँ तब देखो, तब y बराबर हो जाएगा, यहाँ -1 रख रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कि नहीं, +1 माइनस 3/2 और 1 में से 3 घटे तो -2 आएंगे बटे 2 और यहाँ -1 ही आएगा, तो y का मान भी -1 ही आ रहा है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो ग्राफ बना रहे हैं 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4। ओके, बिंदु देखिएगा ज़रा, पहला बिंदु क्या आया था 1 3 और इसी समीकरण का दूसरा था -1 6। तो भैया 1 3 कहाँ है, x एक्स पर 1 और y एक्स पर 3, ये बिंदु है 1 3। x एक्स पर -1 और y एक्स पर 6, तो ये बिंदु है -1 और 6। दोनों बिंदुओं को मिलाओ और मिलाकर लाइन ड्रॉ कर डालो। लीजिए ये लाइन आई है, इस लाइन की समीकरण है 3x + 2y - 9 बराबर 0। दूसरी समीकरण के बिंदु थे 1 - 2 और -1 -1। 1 - 2 तो भैया ये बिंदु रहा 1 - 2 और -1 और -1 ये वाला बिंदु रहा -1 -1। इन दोनों को मिलाओ और लाइन ड्रॉ कर डालो। लीजिए
इस ऊपर वाली लाइन को नीचे लेकर आना पड़ेगा और इधर साइड में हमें ग्राफ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ इधर है नहीं। दोनों लाइंस को और आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि एक दूसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल सके। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर रही हैं। देखो ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर तो लगभग 4.5 है, इसको हम -4 सहित 1/2 लिख सकते हैं। और एक्स एक्सिस पर ये कितना है, ये 5 है, यहाँ 6 आता और यहाँ 7 आता, तो ये लगभग 7 है, लेकिन 7 कंप्लीट नहीं है, तो इसे आप 6.5 लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसका अभीष्ट बिंदु हो गया। समझ गए ना? चलिए अब हम नए प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे 16 से लेकर 18 तक, और उसके बाद फिर प्रश्न हमें दिए गए हैं 19 से लेकर आगे 27 तक, जिनमें हमें अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग क्रियाएं करनी है। हाँ, तो देखिए प्रश्न 16 से लेकर जो 18 तक के प्रश्न हैं उनके लिए हमें कहा गया है निम्न समीकरणों के आलेख खींचो और उनसे जो त्रिभुज बने उसके क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम पहली सिचुएशन लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। देखो ग्राफ पर देख लेते हैं इसे। क्वेश्चन 16 है। समीकरण गिवन है, एक तो है x बराबर 0, इसका मतलब ये किसका समीकरण हुआ, वाई एक्स का। y बराबर 0 ये एक्स एक्स का समीकरण हो गया। और अन्य समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 12, है ना। अब ये जो समीकरण हमें दिया गया है, ये रेखा जो हमें दी गई है, इसके हमें कम से कम 2 हल चाहिए। इसके लिए मैंने रफ पेज ले लिया और यहाँ 3x प्लस 2y बराबर 12 लिख दिया। जब मैं x को 0 ले रहा हूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, 2y बराबर 12 आ रहा है और 2 से 12 को काट कर 6 आ जाएगा, तब y का मान 6 आ रहा है। ओके, और जब मैं यहाँ पर y को 0 ले रहा हूँ तब क्या हो रहा है, ये वाला पूरा टर्म 0 बन रहा है और इस 3 से 12 को भाग दिया जाएगा 4 बार, तो x बराबर 4 आ रहा है। तो बिंदु हो गए, यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ x बराबर 0, y बराबर 6 और x बराबर 4, y बराबर 0, ये बिंदु हो गए। अब हम इन बिंदुओं का, इन तीनों रेखाओं का एक ग्राफ खींचते हैं। हमें यहाँ जो संख्याएं मिली हैं सभी पॉजिटिव हैं या फिर 0 हैं, तो हम एक छोटा सा ग्राफ इस प्रकार से बना लेते हैं। y का मैक्सिमम वैल्यू 6 है और x का मैक्सिमम वैल्यू 4 है। देखिए ये x अक्ष है जिसको हम y बराबर 0 भी कह सकते हैं, ये y अक्ष है जिसको हम x बराबर 0 भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का ग्राफ हमने खींच दिया है। x बराबर 0 ये वाली लाइन है, y बराबर 0 ये वाली लाइन है। यहाँ x डैश लिख देते हैं, यहाँ यहाँ x डैश लिख देते हैं और यहाँ y डैश लिख देते हैं। ठीक है, ये 0, 1, 2, 3, 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लास्ट वाला 6 हो गया। 0, 6, ठीक है, इस प्रकार से लेने हैं बिंदु। 0, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है,
4 जीरो यहाँ पर है। हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, ये लाइन आ चुकी है। इस लाइन के ऊपर लिख देंगे 3x + 2y = 12। अब अगर हम देखें, यहाँ एक त्रिभुज बन गया है OAB। हमें इस त्रिभुज OAB का अक्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे? त्रिभुज के अक्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए अगर हमारे पास वो समकोण त्रिभुज है तो हमें उसकी आधार और ऊंचाई, या फिर अगर ऊंचाई ज्ञात हो किसी भी त्रिभुज की और आधार ज्ञात हो तो हम आसानी से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगाकर। तो यहाँ त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। देखो, यहाँ तो मैंने ये सारा काम इस ग्राफ पेपर पर ही कर दिया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है? आपको एग्ज़ाम में ये ग्राफ पेपर अलग से मिलेगा और जो आंसर बुक है वो अलग से मिलेगी। आपको ये सभी कैलकुलेशन, क्वेश्चन का नंबर उस नोटबुक में भी डालना है जो आपको मिलेगी, और उसी पेज पर ये जो ग्राफ पेपर पर आप अलग से ग्राफ खींचोगे वो ग्राफ वहाँ पर धागे से बांध देना है, अटैच कर देना है। ठीक है, और ये सभी कैलकुलेशंस जो नीचे की जा रही हैं वो भी सब आप अपनी आंसर बुक में ही करेंगे। ग्राफ पर ओनली ग्राफ बनाएंगे और यहाँ क्वेश्चन का नंबर ग्राफ पर डाल देंगे जैसे यहाँ डाला है, और पैमाना लिख देंगे। ठीक है, पैमाना यदि कोई दिया हुआ होगा तो लिखेंगे। पैमाना अधिकतर उन प्रश्नों में दिया हुआ होता है जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं। ओके, इसमें पैमाना 1 सेंटीमीटर ही होता है। एक खाना 1 सेंटीमीटर को निरूपित करता है। यहाँ आधार देखो क्या है, O से लेकर A तक आधार है, और ऊंचाई क्या है, O से लेकर B तक ऊंचाई है। लेकिन अगर हम O से लेकर A तक की डिस्टेंस देखें तो वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ 4 रख देते हैं। O से लेकर B तक कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 रख देते हैं। 2 × 6 और 3 × 4 12, तो 12 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। बच्चों समझ आ गया? क्वेश्चन 17 में जो 3 समीकरणें दी गई हैं तीनों मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। सबसे पहले हम इन तीनों समीकरणों के कम से कम 2 हल ज्ञात करेंगे, और उसके लिए सिंपल सा मेथड वो टेबल वाला है वो अपना लेता हूँ। यहाँ x और y भर दिया है हमने, इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ x और y हो गया, इसका भी एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ x और y हो गया। देखो, अगर आप इस प्रश्न में x का वैल्यू 0 भरते हो तो y का वैल्यू भी 0 ही आएगा। समझ गए? जिस भी समीकरण में कांस्टेंट टर्म ना हो, अचर पद ना हो, निश्चित ही वो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाएगी। अगर आपने y का मान 1 भरा, यहाँ 1 रख दिया तो 6 × 6 यानी x का मान 6 आ जाएगा। यहाँ भी अचर पद नहीं है, मतलब प्लस माइनस में कोई संख्या नहीं है, सीधा x और y बराबर में है, भले ही उनके गुणांक कुछ भी हों। तो इसका मतलब ये भी 0 0 से होकर जाएगी। और वैसे भी आप देख लो, अगर y का मान 0 भरोगे तो x का भी 0 ही आएगा। समझ गए? अब यहाँ y का मान कितना भरें? y का मान मैं यहाँ 5 भर रहा हूँ। जब मैं यहाँ y का मान 5 भरूंगा तो ये 5x बराबर 3 × 5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। इस समीकरण में देखो, इसको थोड़ा सा सोल्व करने की ज़रूरत है। ये 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 × x + y बराबर 27 आ जाएगा ने। 3 9 27, x बराबर 9 - y, ऐसे लिख दूँ इसे, चलेगा ना? देखो, अब अगर आपने y का वैल्यू 0 भर दिया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? आप यहीं से देख लो, 1 मिनट, यहीं से देखो आप।
x प्लस वाई बराबर 9 लिखा हुआ है। अगर आपने y का वैल्यू 0 भर दिया तो x बराबर 9 आ जाएगा, और अगर x का वैल्यू 0 भर दिया तो y का वैल्यू 9 आ जाएगा। अब हमें इसे ग्राफ पर खींचने की ज़रूरत है। अब मैं इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये y एक्सिस हो चुकी, ये x अक्ष हो चुकी। चूँकि मेरे पास जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 आई है, इसलिए मैं अब की बार ये पूरा खाना न लेकर आधे आधे खाने पर नंबरिंग करूँगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलिए अब हम वो बिंदु देख लेते हैं। देखो, पहली समीकरण क्या आए थे? 0 0 6 1। 0 0 तो ये होता है, यहाँ पर 0,0 लिख लो इसे, और 6 1 x x पर 6 y x पर 1, ये बिंदु है 6 1। ओके, इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक लाइन खींच लेते हैं। ये जो लाइन आई है, ये वाली लाइन हो गई x बराबर 6y। ओके, दूसरी रेखा के बिंदु आए हैं 0 0 3 5। 0 0 तो यही है। 3 5 का क्या मतलब है? ये 3 और इस लाइन पर ऊपर जाकर यहाँ ये 5, ये बिंदु आया है 3,5। तो इसको मिला देते हैं। ये एक लाइन आई, इस लाइन के ऊपर इसका समीकरण लिख देते हैं, 5x बराबर 3y। फिर है 9 9। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं। 9 0 0 9। 9 0 कहाँ है? ये है 9 0। 9 0 लिख देते हैं इस पर। 0 9 कहाँ है? ये है 0 9। 0 9 लिख देते हैं। अब इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया। ये लाइन है 3x प्लस 3y बराबर 27। अब अगर हम देखें, इन तीनों बिंदुओं, इन तीनों रेखाओं ने मिलकर एक त्रिभुज बनाया है, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज की हमें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसका क्षेत्रफल निकले कैसे? देखो, हम इसको पहले कुछ नंबरिंग दे देते हैं। O A B C, ये नंबरिंग दे दी हमने। तो हमें त्रिभुज O B C का क्षेत्रफल चाहिए। इसके लिए हमें त्रिभुज O A C के क्षेत्रफल में से घटा देना है O A B का क्षेत्रफल। B का क्षेत्रफल देखो, 1/2 गुना इसका आधार देखो कितना है, 9 है ना, इस त्रिभुज का बड़े वाले का, इसका आधार 9 है। और अगर इसकी ऊंचाई देखें, ऊंचाई की कैलकुलेशन अगर करें तो ये 5 से देखो कितने आगे है। 5 से ये 1 2 3 आगे है। लेकिन हमने यहाँ पर जो पैमाना लिया है वो आधे सेंटीमीटर का लिया है। तो 3 का आधा कीजिए बच्चों, कितना? 1.5 होगा ना। ये अराउंड 5.2 है। ठीक है, अराउंड 5.2। 1/2 गुना इस त्रिभुज O A B का आधार भी तो 9 ही है ना, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? देखो ज़रा, यहाँ
1 से कितना आगे गया है, 3 आगे गया है। ओके, तो इसको हम 1.3 ले लेते हैं। 1/2 गुना 9, ये तो कॉमन आ गया। 5.2 में से 1.3 घटा लो, बराबर 1/2 गुना 9 गुना 12 में से 3 गए 9 बचते हैं, और यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा। अब हम इनकी गुणा कराते हैं। 9 9 81, हासिल 8 गए, और 9 तिया 27 और 8 35 हो गए बटे 2। इतना लगभग लिख दो यहाँ पर, लगभग, और वर्ग इकाई में आएगा ये, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब ये जो 18वां प्रश्न है इसको आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूं। और प्रश्न 19, 20, 21 और 22, प्रश्न 23, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जैसे आपने 8 से लेकर 15 तक के सॉल्व कर लिए हैं। तो ये भी आपको होमवर्क के तौर पर मैं दे रहा हूँ। आप इनका ग्राफ खींचें, ग्राफ खींचकर देखें आपसे खिंचता है या नहीं खिंचता है, और इनका अभीष्ट हल ग्राफ से निकलता है कि नहीं निकलता है। अगर नहीं निकल रहा है तो आप कमेंट कीजिए। मैं इन प्रश्न 18 से लेकर 23 तक को फिर से सोल्व करा दूंगा और इनका ग्राफ बनवा दूंगा। तब तक के लिए ये आपके लिए होमवर्क है। और आज के इस वीडियो में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो क्लास आपके लिए आएगी उसमें प्रश्न 24 से शुरू करेंगे और लास्ट 27 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट कीजिए। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।